चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जितना रोचक है उतना ही, सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला भी है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि दुनिया में बस एक अच्छा इंसान बने रहना ही सफलता की चाबी है, लेकिन क्या असल दुनिया वाकई ऐसे काम करती है? आज हम देखेंगे कि कैसे 500 साल पुरानी एक ऐतिहासिक फिलॉसफी हमारे आज के मॉडर्न मार्केट और रोजमर्रा की रणनीतियों को चला रही है। आज हर जगह सेलिंग हो रही है, कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, कोई सर्विस या फिर कोई आइडिया। लेकिन क्या हमने कभी इसके पीछे के असली मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की है? इस चर्चा में हम निकोलो मैकियावेली के उन डार्क और अचूक सिद्धांतों को डिकोड करेंगे जो आज की सेल्स और कॉर्पोरेट दुनिया में धड़ल्ले से इस्तेमाल होते हैं। और यकीन मानिए, ये कोई आम मोटिवेशनल टॉक नहीं है। ये उस वास्तविकता का आईना है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि 500 सालों में इंसान का दिमाग और उसके फैसले लेने का तरीका आखिर कितना कम बदला है। जरा 1513 के इस बेहद प्रभावशाली कोट पर गौर कीजिए। मैकियावेली ने लिखा था, समझदार शासक लोगों को आज़ादी का भ्रम देता है जबकि सभी परिणामों को खुद नियंत्रित करता है। और सच कहूं तो यही हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। जब भी हम किसी पर प्रभाव डालने की बात करते हैं तो असली पावर सामने वाले से जबरदस्ती फैसले करवाने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय ये उनके दिमाग और धारणाओं को इस तरह से इंजीनियर करने का खेल है कि उन्हें पूरी तरह से लगे कि हाँ, ये फैसला मेरा अपना है, जबकि असल में गेम का रिमोट कंट्रोल कहीं और ही होता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस 500 साल पुराने रहस्य को डिकोड करने से। फिर हम चॉइस के भ्रम को समझेंगे, आराम से ज्यादा डर वाली मानसिकता को देखेंगे, प्रामाणिकता का मुखौटा क्या होता है ये जानेंगे, और फिर बात करेंगे नैरेटिव फ्रेम को कंट्रोल करने पर। और आखिर में इस प्लेबुक का सबसे खतरनाक हथियार रणनीतिक वापसी की ताकत का गहराई से विश्लेषण करेंगे। आइए सबसे पहले इस पूरी रणनीति की जड़ों तक चलते हैं और इस फॉरबिडन प्लेबुक के इतिहास को समझते हैं। अब देखिए, ये ऐतिहासिक टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी है। 1513 में द प्रिंस नाम की एक किताब लिखी गई। फिर क्या हुआ? 16वीं सदी आते आते चर्च ने इसे बुरा बताकर पूरी तरह बैन कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 20वीं सदी में सरकारों ने इसे समाज के लिए खतरनाक तक घोषित कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्यों इतनी घबराहट क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस किताब में इंसान के स्वभाव की कुछ ऐसी कच्ची, अनफिल्टर्ड और असहज सच्चाइयां थीं जिन्हें लोग खुले तौर पर मानना ही नहीं चाहते थे। लेकिन विडंबना देखिए, जिस किताब को सदियों तक खतरनाक और बैन माना गया, आज वही बातें हमारी रोजमर्रा की सेल्स, मार्केटिंग और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स में किसी भी नेगोशिएटर का सबसे बड़ा हथियार हैं। ये बात उस पुरानी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकती है कि सेलिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स गिनाना है। सच बताऊं, आज के टाइम में सिर्फ फीचर्स गिनाना एकदम बेअसर है। असली मास्टरी तो इस बात में है कि कैसे लोगों की असुरक्षाओं को, उनकी इनसिक्योरिटीज को बड़ी ही चतुराई से छुआ जाए, उनके अंदर की दबी हुई इच्छाओं को जगाया जाए और फिर उनकी वास्तविकता को ही अपने हिसाब से आकार दे दिया जाए। और यहीं से एंट्री होती है हमारे पहले सिद्धांत की, चॉइस या विकल्पों का भ्रम। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी डील में सामने वाले को पूरी आजादी देना एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती है। जी हाँ, इसके बजाय ऑप्शंस को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि चाहे जो भी नतीजा निकले वो हमेशा बेचने वाले के ही पक्ष में हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इन दोनों तरीकों को देखिए। एक साधारण और कमजोर तरीका क्या है? सीधा पूछ लेना कि क्या 10,000 रुपए का ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब इससे दिमाग में तुरंत एक शक पैदा होता है कि अरे, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? लेकिन एक मैकियावेलियन तरीका बिल्कुल अलग गेम खेलता है। वहां पहले 15,000 रुपए का एक प्रीमियम ऑप्शन सामने रखा जाता है और फिर 10,000 वाले स्टैंडर्ड ऑप्शन की सलाह दी जाती है। अब जादू देखिए, वो 10,000 का विकल्प अचानक से बहुत सस्ता, लॉजिकल और एक फायदे का सौदा लगने लगता है। इस पूरे खेल को मनोविज्ञान की भाषा में एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसा बायस है जहां जो पहली जानकारी दिमाग में डाली जाती है, जैसे वो 15,000 की बहुत ऊंची कीमत, वो बाद के सारे फैसलों को कंट्रोल करती है। इसमें खरीदार को पूरी तरह से लगता है कि उसने खुद अपनी समझदारी से चुनाव किया है, लेकिन असली गेम तो धारणाओं को बदलकर बहुत पहले ही सेट कर दिया गया था। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, आराम से ज्यादा डर का इस्तेमाल करके अर्जेंसी पैदा करना। हमारे दिमाग का एक बहुत ही सीधा सा नियम है
किसी फायदे या आराम के लिए हम बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं, लेकिन किसी नुकसान से बचने के लिए हम तुरंत और पलक झपकते ही एक्शन लेते हैं। मैकियावेली का ये मशहूर रूल सीधे आज के मार्केट से जुड़ता है। उन्होंने कहा था, अगर आप प्यार और डर दोनों नहीं पा सकते तो प्यार किए जाने से बेहतर है कि लोग आपसे डरें। बाजार में भी हूबहू यही होता है। कोई भी खरीदारी या डील तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उस डील के हाथ से निकल जाने का एक गहरा डर, एक खौफ सामने ना आ जाए। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये अर्जेंसी आखिर बनाई कैसे जाती है? इसके 3 एकदम पक्के और आजमाए हुए तरीके हैं। पहला, कृत्रिम कमी या स्कैर्सिटी दिखाना, जैसे सर बस 2 ही मॉडल बचे हैं। दूसरा, सोशल प्रूफ के जरिए फोमो पैदा करना, यानी अरे एक और खरीदार ने अभी अभी 2 पीस लिए हैं। और तीसरा, एक कड़क टाइम लिमिट लगा देना, जैसे कल से कीमत 2000 रुपए बढ़ जाएगी। इन तरीकों की सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? ये डर को एक ऐसे रूप में पेश करते हैं मानो बेचने वाला हमारी कितनी परवाह कर रहा हो और हमारी मदद कर रहा हो। अब बात करते हैं इस प्लेबुक के तीसरे और थोड़े ट्रिकी सिद्धांत की, प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी का मुखौटा। आज के टाइम में इन्फ्लुएंस करने का एक बड़ा सीक्रेट ये है कि एकदम परफेक्ट और बेदाग दिखने से कहीं ज्यादा धारदार हथियार है असली और प्रामाणिक दिखने का नाटक करना। मैकियावेली ने यहाँ बहुत गहरी बात कही थी। हर कोई वो देखता है जो आप दिखते हैं, बहुत कम लोग वो अनुभव करते हैं जो आप वास्तव में हैं। आज की दुनिया में भी किसी को इम्प्रेस करना इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इंसान कितना रिलेटेबल, ईमानदार और मानवीय कमजोरियों के साथ खुद को पेश करता है। एक रटा रटाया बनावटी परफेक्ट इंसान आजकल किसी को पसंद नहीं आता। इस मास्टर स्ट्रोक को इन 3 स्टेप्स में समझते हैं। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर एक सस्ता और प्रैक्टिकल ऑप्शन सुझाता है और फिर अपने ही प्रोडक्ट की कोई छोटी सी कमी, जैसे कि ये थोड़ा हैवी है, ईमानदारी से मान लेता है, तो सामने वाले के दिमाग में चल रहे सारे शक तुरंत खत्म हो जाते हैं। इससे एक ऐसा अटूट विश्वास पैदा होता है जो किसी भी आक्रामक या एग्रेसिव सेल्स पिच से 100 गुना ज्यादा मजबूत होता है। और अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, जो सच में एक गेम चेंजर है, नैरेटिव फ्रेम को कंट्रोल करना। इसका नियम बहुत सिंपल है। बातचीत में जो भी व्यक्ति फ्रेम यानी नजरिए को पहले सेट करता है, पूरी डील का कंट्रोल उसी के हाथ में आ जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब बात सिर्फ कुल कीमत पर होती है तो एक कमजोर सेल्समैन हमेशा डिफेंस में रहता है, ये समझाते हुए कि अरे सर 50,000 ज्यादा नहीं है। लेकिन मैकियावेलियन तरीका बातचीत का पूरा फ्रेम ही पलट देता है। वो इसे 5 सालों के लिए दिन के 27 रुपए में बदल देता है और उसकी तुलना 1 कप चाय से कर देता है। अब देखिए क्या हुआ, सारा फोकस कीमत से हटकर सीधे वैल्यू पर आ गया। ये इंसान को बचाव की जगह एकदम मजबूत और ऑफेंसिव पोजीशन में ला खड़ा करता है। फाइनली अब हम आते हैं इस प्लेबुक के 5वें और शायद सबसे खतरनाक सिद्धांत पर, रणनीतिक वापसी या स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी सौदे में आपकी पावर तब सबसे ज्यादा होती है जब आपके अंदर कोई बेताबी या डेस्परेशन नहीं दिखती। मैकियावेली का ये कोट यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। जो कुछ धोखे से जीता जा सकता है उसे बल से जीतने का प्रयास कभी न करें। किसी डील के लिए हद से ज्यादा पीछे पड़ना उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, लेकिन चतुराई से पीछे हटने का नाटक करना, ये सामने वाले के दिमाग में एक बहुत ही तगड़ी उल्टी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। ये रणनीतिक वापसी काम कैसे करती है? मान लीजिए कोई अचानक से ये कह दे कि मुझे लगता है अभी सही समय नहीं है, आप थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए। अब ये सुनते ही सामने वाले को एक बेरुखी का एहसास होता है। इससे होता ये है कि वो इंसान अचानक एक बेहतरीन मौका खोने के डर से घबरा जाता है और फिर क्या, वो खुद एक पक्के इरादे के साथ उस डील के पीछे भागने लगता है। तो अब मजे की बात यह है कि ये सब सिर्फ इतिहास की किताबों या थ्योरी तक सीमित नहीं है। ये अदृश्य खेल आज हमारे आसपास हर पल चल रहा है। सड़क पर लगा हर बिलबोर्ड, टीवी पर आने वाला हर विज्ञापन, बड़े बड़े ब्रांड कैंपेन्स, इन्फ्लुएंसर्स की बातें और यहाँ तक कि हर सीजनल डिस्काउंट, सबके पीछे कहीं ना कहीं यही डार्क रणनीतियां अपना काम कर रही हैं। जो इन सिद्धांतों को समझ लेता है वो इस गेम का एक जागरूक खिलाड़ी बन जाता है, और जो नहीं समझता वो बस अनजाने में इसका शिकार बनकर रह जाता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे रोजमर्रा के लेन देन और हमारे फैसले वाकई हमारे अपने स्वतंत्र विकल्प हैं, या फिर कुछ छुपी हुई ताकतें और सदियों पुरानी रणनीतियां हमारे हर फैसले को अपने हिसाब से चला रही हैं?
ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिंदगी के इस खेल में असली कंट्रोल आखिर है किसके हाथ में। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज आपको चीज़ों को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया मिला होगा।